सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द आउटफिट के बारे में। ये कहानी है एक दर्जी की जो एक अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन जब लोगों को उसके पास्ट के बारे में पता लगता है तब सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1957 का दृश्य आता है और ये जगह है शिकागो। यहीं पर हम एक दर्जी को देखते हैं जिसका नाम है लिनर्ड। लिनर्ड आता है अपने दुकान के अंदर। लिनर्ड अमेरिकन नहीं है, 2 साल पहले ही वो अमेरिका आया है। इससे पहले वो लंदन में रहा करता था, वो वहीं का निवासी है। जब लिनर्ड लंदन में था तब वो वहाँ के सबसे बेहतरीन फैशन स्टोर में काम किया करता था, लेकिन एक वक्त के बाद उसने निश्चय किया कि वो शिकागो आएगा और यहाँ पर अपनी दुकान खोलेगा। तब से वो शिकागो में आकर के काम करने लगा। लिनर्ड की एक असिस्टेंट है जिसका नाम है मेबल। शहर के सारे लोग लिनर्ड के काम से वाकिफ हैं। जितने भी शहर में अमीर लोग हैं वो सारे लोग उसके स्टोर में आते हैं अपने लिए सूट बनवाने के लिए। लिनर्ड के कुछ रेगुलर कस्टमर्स में से एक है बोयल परिवार। बोयल परिवार शहर का सबसे बड़ा माफिया गैंग चलाता है। वो हमेशा ही स्टोर के अंदर आते रहते हैं। स्टोर के अंदर उन्होंने एक पोस्ट बॉक्स को लगा करके रखा है जिसके द्वारा वो संदेश भेजते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और लिनर्ड को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग अंदर आते हैं और पोस्ट बॉक्स में मेल को डाल करके चले जाते हैं। एक दिन यहाँ पर बोयल परिवार का सबसे छोटा लड़का आता है जिसका नाम है रिची बोयल। उसके साथ उसका साथी भी है जिसका नाम है फ्रांसिस। ये लोग अंदर आते हैं लेकिन लिनर्ड इन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अंदर आने के बाद फ्रांसिस लेटर बॉक्स को चेक करने लगता है और रिची बात करता है लिनर्ड से। जब फ्रांसिस सारे बॉक्सेस को चेक करता है तब अंदर उसे एक लिफाफा मिलता है जिसके ऊपर एक गैंग का निशान बना है, जिस गैंग का नाम है द आउटफिट। फ्रांसिस ये बात बताता है रिची को। तब रिची लिनर्ड को कहता है कि आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब लिनर्ड बाहर चला जाता है। रिची को पता है कि अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होंगी जिसे वो लिनर्ड को नहीं बताना चाहता। लिनर्ड आकर के बाहर बैठ जाता है। तभी मेबल उसे कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। मेबल को पता है कि लिनर्ड को स्नोबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद है, खास करके जिस स्नोबॉल के अंदर किसी शहर की कोई आकृति बनी हो। लिनर्ड पूरी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन एक वक्त के बाद वो रुक गया और शिकागो में आकर के अपने स्टोर को खोल लिया। धीरे धीरे करके वो स्नोबॉल को ऐसे ही इकट्ठा करते रहता है ताकि दुनिया के सारे शहरों को वो देख सके और वहाँ की आकृतियों को। जब मेबल उसे गिफ्ट देती है तब कहती है कि आपने शिकागो को ही क्यों चुना, आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते थे। तभी रिची और फ्रांसिस बाहर आ जाते हैं। उन्हें देख करके ये दोनों चुप हो जाते हैं। वो दोनों थोड़ी देर तक इन्हें देखते हैं, फिर लिफाफे को लेकर के चले जाते हैं। तब लिनर्ड दोबारा अपने काम पर लग जाता है। यहाँ पर मेबल भी होती है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब लिनर्ड उसे कहता है कि पास में ही घड़ियों की एक दुकान है, वहाँ पर एक लड़का रहता है, वो खूबसूरत है, वो तुम्हें पसंद करता है। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात कर, क्या तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहोगे? तो मेबल कहती है कि नहीं, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई और है, मैं उसे पसंद कर। जब इन बातों को लिनर्ड सुनता है वो समझ जाता है कि वो लड़का कौन है। लिनर्ड ने हमेशा देखा है कि रिची और मेबल ये दोनों फ्लर्ट करते रहे। लिनर्ड समझ जाता है कि रिची ही वो लड़का है। लिनर्ड मेबल को समझाने लगता है, कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका परिवार क्या करता है। रिची भी बहुत ही खतरनाक लड़का है, उसका काम ही है वायलेंस। वो दिन रात हथियारों से खेलते रहता है, ऐसे लोग किसी के भी सगे थे। मेबल कहती है कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे पता है कि मैं उसे हैंडल कर लूंगी। तब लिनर्ड भी शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मेबल लिनर्ड से कहती है कि क्या आप मेरी तनख्वाह को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, मुझे भी पूरी दुनिया है। तब लिनर्ड कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा, लेकिन मेबल को पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा और बेहतर काम भी। मेबल का काम उतना अच्छा नहीं है। जब कपड़े धुल करके आते हैं तब वो उन्हें अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाती, तो मेबल को अपने काम को बेहतर बनाना पड़ेगा। मेबल कहती है कि वो कोशिश करेगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है, तो मेबल यहाँ से चली जाती है, लेकिन लिनर्ड अभी भी शॉप के अंदर ही है, वो काम कर रहा है। जैसे ही रात होती है लिनर्ड की आंख लग जाती है और वो अपने टेबल पर ही सो जाता है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है अपनी जिंदगी का और उसकी आंख खुल जाती है। तब उसे एहसास होता है कि कोई दरवाजा खोल करके अंदर आया है। वो धीरे धीरे जाने लगता है दरवाजे की तरफ। तभी वो अंदर रिची को देखता है और अंदर मेबल भी है। ये दोनों हमेशा यहाँ पर आते हैं एक साथ समय बिताने। लिनर्ड उन्हें देखने लगता है। रिची कोई भी बात नहीं छुपाता मेबल से। वो आज भी अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताने लगता है। आज वो बात करता है फ्रांसिस के बारे में। वो मेबल को बताता है कि फ्रांसिस उसका दोस्त नहीं बल्कि भाई है, जिसे उसके पिता ने गोद लिया था। इसीलिए रिची उसे पसंद नहीं करता। उसके पिता फ्रांसिस को ज्यादा पसंद करते हैं, न कि रिची को। फ्रांसिस को लगने लगा है कि उसके परिवार में कोई ना कोई तो गद्दार है जो यहाँ की खबर वहाँ पहुँचा रहा है। पिछले कुछ समय से हमें बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा है। हमारे पीछे एक दूसरा गिरोह लगा हुआ है जिसका नाम है लेफांते। मेरे पिता उसकी सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन मुझे फ्रांसिस कभी भी पसंद नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है, उसने बस मेरे पिता की जान बचाई थी जिन पर लोगों ने हमला किया था। तो मेरे पिता उसके एहसानों के तले दब गए और उसे गोद ले लिया। वो सिर्फ एहसान चुका रहे हैं, लेकिन बदले में मुझे उसे भाई का दर्जा देना पड़ता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरे कमरे से लिनर्ड इन सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। तभी गलती से उसके हाथ से एक चीज नीचे गिर जाती है और जोर की आवाज होती है। इन आवाजों को रिची भी सुन लेता है। तब रिची और मेबल दोनों आते हैं इस कमरे, लेकिन वो लोग आते उससे पहले लिनर्ड सोने का नाटक करता है। जैसे ही मेबल लिनर्ड को देखती है वो कहती है कि हमें बाहर चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि लिनर्ड उठ जाए। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं
और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद रिची और फ्रांसिस ये दोनों वापस आते हैं शॉप में। अंदर आने के बाद वो मेल बॉक्स को चेक करते हैं, तब उन्हें बहुत सारे मेल मिलते हैं। अंदर एक और लिफाफा है जिसे द आउटफिट गैंग चाहे। जैसे ही वो लोग लिफाफे को खोलते हैं, अंदर उन्हें एक कैसेट मिलता है और एक लेटर। वो लोग उसे लेकर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है दोनों वापस आते हैं। लेनर्ड देखता है कि रिची घायल हो गया है, उसके पेट पर गोली का निशान है। तब ये लोग उसे संभालने लगते हैं। फ्रांसिस तुरंत कॉल करता है अपने पिता रोय को, यानी कि रिची के पिता को, और उन्हें पूरी बात बताता है कि लाफांते ग्रुप ने इन लोगों पर हमला किया था और रिची बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके रोय यहाँ पर आ जाए। रोय कहता है कि वो आ रहा है। लिनेट देखता है कि धीरे धीरे हालत खराब हो रिची की। वो फ्रांसिस को कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फ्रांसिस कहता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते वरना काम और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके जख्मों को सियो। इन बातों को सुनते ही लिनेट चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं बस एक दर्जी हूँ, मगर फ्रांसिस उसे कहता है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो। तब लेनर्ड मान जाता है और वो उसके घावों को सीना शुरू कर देता है। रिची को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि उसे कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। दर्द के मारे एक वक्त के बाद वो बेहोश हो जाता है, मगर लेनर्ड अपनी सिलाई को ऐसे ही जारी रखता है। तब थोड़े समय के बाद खून बहना रुक जाता है। ये लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही फ्रांसिस एक ब्रीफकेस को खोलता है और अंदर से उसी कैसेट को बाहर निकालता है। तभी यहाँ पर लेनर्ड भी आ जाता है। जैसे ही फ्रांसिस उसे देखता है, कहता है कि तुम रिची का ख्याल रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेनर्ड कहता है कि तुम रिची और ब्रीफकेस को लेकर के बाहर चले जाओ, मैं किसी किस्म की किसी भी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। फ्रांसिस कहता है कि अभी सबसे सुरक्षित जगह यही है, मैं रिची को लेकर के कहीं और नहीं जा सकता, मुझे बाहर जाना है ताकि मैं कैसेट प्लेयर को लेकर के आ सकूं। लेनर्ड इन बातों को नहीं समझ पाता। तब फ्रांसिस कहता है कि अगर अब तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो ही चुके हो तब मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हमारे परिवार पर कोई जासूसी कर रहा था और उसने वायर टैपिंग की हमारे परिवार के किसी शख्स के बारे में, जब उसने अपने बिजनेस के बारे में बात किया, और इस कैसेट में उसी की रिकॉर्डिंग है। वो आदमी FBI वालों के साथ मिला हुआ है। हम इसी कैसेट को प्ले करना चाहते थे, लेकिन हम प्ले करते उससे पहले बाकी गैंग्स ने हम पर हमला कर दिया। इस कैसेट के पीछे सारे के सारे गैंग्स वाले लगे हुए हैं ताकि वो बोयल परिवार को डिस्ट्रॉय कर सके। जितनी जल्दी हो सके मुझे कैसेट प्लेयर को लाना है ताकि मैं इसे प्ले करूं और मुझे पता लगे कि वो गद्दार कौन है। तुम्हें अब ध्यान रखना है रिची का, किसी को भी पता नहीं है कि रिची यहाँ पर है। मैं बाहर जाता हूँ और कैसेट प्लेयर लेकर के आता हूँ ताकि एक बार में मैं सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर। इतना कहने के बाद फ्रांसिस यहाँ से चला जाता है। तब लिनेट भी अपने काम में लग जाता है। थोड़े समय के बाद हम रिची को देखते हैं जो बाहर आता है। अब उसकी हालत पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जैसे ही लिनेट उसे देखता है, कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे सब कुछ पता लग गया है, आओ और आकर के बैठो। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, कोई गद्दार घुस चुका है तुम्हारे परिवार के अंदर जिसने तुम लोगों के ऊपर जासूसी की है। फ्रांसिस उसी के बारे में पता लगाना चाहता है। वो अभी कैसेट प्लेयर लेने के लिए बाहर गया है। तुम्हें किसी पे शक है? आखिर कौन हो सकता है वो गद्दार? तब रिची सोचने लगता है। लेनर्ड उसे कहता है कि वो तुम्हारे परिवार का ही कोई आदमी है जिसे लगभग सारी की सारी बातें पता हो, लेकिन वो तुम्हारा खून नहीं हो सकता, वो जरूर कोई बाहर वाला है। तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर वो गद्दार तुम्हारे बारे में जानता है तो शायद उसे पता हो कि तुम यहाँ पर, वो कुछ भी कर सकता है। रिची इन सारी बातों के बारे में सोचने लगता है। तब लिनेट कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो जासूस मैं ही हूँ। तब रिची लिनेट को बहुत देर तक देखता है और अंत में हंसने लगता है। कहता है कि आप बहुत ही अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। तब लिनेट भी हंसने लगता है और रिची को कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जासूस मैं नहीं हो सकता? तब रिची कहता है क्योंकि आप एक मामूली दर्जी हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, आप दिन भर अपने काम में मशगूल रहते हैं। लिनेट कहता है कि मैं दर्जी नहीं था, मैं एक कटर था और इन दोनों में अंतर होता है। काटने और सिलने वाले दोनों बहुत ही अलग होते हैं, दोनों का दिमाग और सोच बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए मुझे दर्जी समझने की गलती मत करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कटर का काम किया और दुनिया के सबसे बेहतरीन फैशन स्टोर में काम किया, तब तक जब तक मैं कैपेबल नहीं हो गया अपना स्टोर खोलने के लिए। एक बार जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपना स्टोर खोल सकता हूँ तब मैं शिकागो आ गया। ये सारी बातें बताने के बाद लिनेट चुप हो जाता है और थोड़ी देर के बाद रिची से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे परिवार में गद्दार कौन हो सकता है? तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अगर किसी पर शक हो, फ्रांसिस को मैं जब भी देखता हूँ मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरा शक उस पर ही जाता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें कभी उस पर शक नहीं होता? क्योंकि इतना करीब वही है जिसे सारी की सारी जानकारियां पता हो, वो ये प्लानिंग कर सकता है। उसके अलावा दूसरा इतना करीब कोई भी नहीं है तुम्हारे पिता के। तब रिची को भी ये बात सही लगती है। तभी यहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है और लिनेट जाता है दरवाजा खोलने के, लेकिन अब फ्रांसिस अंदर आता उससे पहले लिनेट उससे बाहर ही बात करने लगता है और कहता है कि रिची को तुम पर शक हो रहा है, वो मुझे कह रहा था कि वो जासूस तुम हो। तुम्हारे जाने के बाद उसने ब्रीफकेस को भी खोला, तो तुम अपना ख्याल रखो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर शायद भड़का हुआ है। इन चीजों को देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि लेनर्ड यहाँ पर एक गेम खेल रहा है, वो इन दोनों को लड़वाना चाहता है। तब आता है फ्रांसिस अंदर, रिची उसे ही देख रहा है। रिची बहुत देर उसे देखने के बाद कहता है कि हम दोनों एक साथ बाहर गए थे जब हम पर हमला हुआ, मेरे ऊपर बहुत सारी गोलियां आई, मैं घायल भी हो गया, लेकिन उस ग्रुप के किसी ने तुम्हें गोली क्यों नहीं मारी? तुम्हें अभी भी कुछ नहीं हुआ? तब फ्रांसिस थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मेरी बस किस्मत अच्छी
अच्छी थी, इसीलिए मैं बच गया, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं टेप को लेकर के बाहर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जैसे ही ब्रीफकेस के पास आता है, रिची उसे रोक देता है और कहता है कि मैं वो कैसेट तुम्हें नहीं दे सकता, जब तक यहाँ पर डैडी नहीं आ जाते हम दोनों को यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस इन बातों को नहीं मानता, वो ब्रीफकेस को छूने लगता है। तब रिची गुस्सा हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत देर लड़ाई करने के बाद ब्रीफकेस नीचे गिर जाता है और खुल जाता है। तब इन्हें एहसास होता है कि ब्रीफकेस खाली है। इन दोनों को एक दूसरे पर शक है। रिची को लगता है कि फ्रांसिस ने रखा है उस कैसेट को और फ्रांसिस को लगता है कि रिची के पास वो कैसेट है। ये दोनों एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। तब रिची पहले गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन फ्रांसिस का निशाना नहीं चूकता। वो सीधा गोली मारता है रिची के गले में। तब यहीं पर रिची की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद चौंक जाता है लिनट। तभी इनका दरवाजा बजता है। फ्रांसिस समझ जाता है कि यहाँ पर रॉय आ गया अपने आदमियों के साथ। वो लिनट को कहता है कि हमें कैसे भी लाश को छुपाना पड़ेगा रिची के, वरना रॉय हम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम लाश को छुपाओ और रॉय को दरवाजे पर रोक करके रखो, तब तक मैं सारे खून को साफ कर देता हूँ। तब लिनट ऐसा ही करता है। वो लाश को छुपाने के बाद चला जाता है दरवाजे पर और दूसरी तरफ फ्रांसिस सारे खून को साफ कर रहा है। जब तक रॉय अंदर आता है, उसने पूरी जगह की सफाई कर दी है। अंदर आते ही रॉय फ्रांसिस से पूछता है कि रिची कहाँ पर है। फ्रांसिस कहता है कि वो कैसेट को लेकर के बाहर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। रॉय फ्रांसिस को कहता है कि अभी के अभी बाहर जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ करके लाओ और उस कैसेट को भी। तो फ्रांसिस बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर रॉय और लेनट बैठे हुए हैं। बातों ही बातों में गैंग का जिक्र आता है। तब रॉय कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गैंग है द आउटफिट। हर जगह उनके लोग फैले हुए हैं, पूरे यूरोप और अमेरिका में। ऐसा कोई भी देश नहीं बचा जहाँ पर उनके लोग ना हो। उन्हें पता था कि शिकागो का सबसे बड़ा गैंग हम है। तब आउटफिट वालों ने मेरे से संपर्क किया ताकि हम एक साथ मिल करके काम कर सके। मैं राजी भी हो गया, लेकिन आउटफिट वालों को पता लगा कि मेरे घर के अंदर कोई जासूस है जो हमारी सारी जानकारियां FBI तक पहुँचा रहा है। तब मदद के लिए उन लोगों ने उस कैसेट को भेजा ताकि कैसेट सुनने के बाद हमें पता लग जाए कि वो गद्दार कौन है। इसीलिए वो कैसेट इतना महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को सुनने के बाद लिनट रॉय को कहता है कि आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? आज से पहले आपने कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं किया था और ना ही अपने गैंग का, तो आज क्यों बता रहे हैं ये सब कुछ? रॉय कहता है क्योंकि रिची का कोट यहीं पर है और मुझे पता है कि बिना अपना कोट पहने वो कभी भी बाहर नहीं जाता। यानी कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ कि मेरा बेटा कहाँ पर है। इतना कहने के बाद वो बंदूक तान देता है लिनट पर। लिनट को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है जिसने बंदूक तान करके रखा है मेबल पर। इन चीजों को देखने के बाद लिनट समझ जाता है कि अगर उसने सच्चाई बताई तो फ्रांसिस मार देगा मेबल को। तब वो कहानी बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि फ्रांसिस और रिची दोनों एक साथ गए थे लाफांते वालों के पास। तब फ्रांसिस ने 4 लोगों को मार गिराया, लेकिन रिची किसी को भी नहीं मार पाया। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस हो गया। उसे कैसे भी इस बात को प्रूफ करना था कि वो भी काबिल है। तब वो अकेला वापस गया लाफांते वालों के पास ताकि वो उन्हें मार सके और इस बात को प्रूफ कर सके कि वो भी काबिल है। वो इन बातों को सुनने के बाद कहता है, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब लिनट कहता है क्योंकि उसने मुझे मना किया था कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मुझे मार देगा। रॉय भी उसकी बातों में आ जाता है। तभी वो फ्रांसिस से पूछता है कि तुमने मेबल के ऊपर बंदूक क्यों तान करके रखा है? फ्रांसिस कहता है कि मेबल गर्लफ्रेंड है रिची। यहाँ से निकलने के बाद मैं मेबल के घर पे गया था। मुझे लगा कि रिची वहीं पर होगा, लेकिन रिची वहाँ पर नहीं था। मैंने कारपेट पे खून के धब्बे भी देखे। मुझे लगता है कि मेबल जानती है कि रिची कहाँ पर है। तब ये लोग मेबल पर बंदूक तान देते हैं। मेबल कहती है कि मुझे कुछ भी पता। तब ये लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इन चीजों को देखने के बाद लिनट इन्हें रोकने आता है। तब रॉय लिनट को कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो। तब लिनट को अपनी जिंदगी की पुरानी झलकियां याद आने लगी हैं। हमें पता लगता है कि लिनट की पत्नी थी और उसकी एक बेटी थी जो अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत हो चुकी है। लिनट मेबल को अपनी बेटी की तरह समझता है। वो सोचने लगता है कि वो कैसे मेबल की जान बचाए। तभी यहाँ का फोन बजता है। लेनट फोन उठाता है और फोन रखने के बाद झूठी कहानी बताने लगता है। वो रॉय को कहता है कि ये कॉल रिची का था। उसके पीछे लाफांते के लोग लगे हुए हैं। वो एक घर के अंदर छुपा हुआ है, स्ट्रीट 31। वो चाहता है कि आप लोग उसकी मदद के लिए जाएं। तब रॉय यहाँ से जाने लगता है अपने आदमियों के साथ, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी है। अगर इन लोगों ने झूठ बोला हो तब दिक्कत हो सकती है, कहीं ये पुलिस वालों के पास भी ना चले जाए, इसीलिए मैं यहीं पर रहूंगा। तब रॉय यहाँ से निकल जाता है अपने आदमियों के साथ। उसके जाते ही लिनट कहता है कि मैंने झूठ बोला था। मैंने जानबूझ के इन्हें स्ट्रीट 31 पे भेजा है क्योंकि वहाँ पर लाफांते के लोग हैं। वो कभी भी अब रॉय और उसके आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लिनट कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो जासूस कौन है। वो जासूस मेबल है। रिची उसे सारी बातें बताया करता था और मेबल ये सारी चीजें बताती थी लाफांते को क्योंकि वो बदले में उसे पैसे दे रहे। मेबल को बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके। एक वक्त के बाद मेबल को एहसास हुआ कि एक न एक दिन पता लग जाएगा बॉयल परिवार को ये सारी चीजें। तब उसके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तब उसने FBI से मदद ली ताकि एक ही झटके में वो पूरे बॉयल परिवार को खत्म कर सके। लिनट को ये बातें बहुत पहले पता लग गई थी, लेकिन वो मेबल के रास्ते में नहीं आना चाहता था। इतना कहने के बाद लिनट उस कैसेट को दिखाता है और कहता है कि कैसेट को मैंने ही छुपाया था। लाफांते गिरोह से मैंने एक डील की है।
इस कैसेट के बदले मैं उन्हें कैसेट दूंगा और वो बहुत सारे पैसे देंगे जिससे मेबल पूरी दुनिया घूम पाएगी। इन बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस कहता है कि तुम लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे ही लफानते यहाँ पर आए तुम लोग मुझे इशारा करो, उसके बाद मैं उसे मार दूंगा। तब ये लोग कहते हैं कि ठीक है। तभी यहाँ पर लफानते आ जाती है। लेनर्ड उसे कैसेट देता है और पैसे ले लेता है, लेकिन वो धोखा देता है फ्रांसिस को। इशारे इशारे में वो बता देता है कि अंदर कौन छुपा हुआ है। तब लफानते के लोग अंदर आते हैं और वो गोली मार देते हैं फ्रांसिस को, फिर यहाँ से चले जाते हैं। तब लेनर्ड बैठता है मेबल के साथ और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि उस कैसेट को किसने भेजा था। मैं ही वो आदमी हूँ जिसने कैसेट को डाला था मेल बॉक्स द आउटफिट गिरोह के नाम से, और जो कैसेट लफानते के पास है वो नकली है, उसके अंदर सिर्फ मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है। असली कैसेट अभी भी मेरे पास है, वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसे दे देना FBI को। फिर जितने भी बोयल गिरोह के लोग बचे हुए हैं वो सबको अरेस्ट कर लेंगे और लफानते गिरोह को भी। इतना कहने के बाद वो कैसेट दे देता है मेबल को और सारे पैसे भी, और कहता है कि अब तुम अपने सपने को पूरा कर सकती हो, जाओ और जाकर के पूरी दुनिया घूमो। तब मेबल यहाँ से निकल जाती है और लिनेट पूरे शॉप में तेल गिराने लगता है ताकि वो सबको आग लगाए और सारे सबूतों को मिटा दे। लेकिन जैसे ही वो आग लगाने वाला होता है उसी वक्त फ्रांसिस उठ करके खड़ा हो जाता है और वो गोली मारता है लिनेट को, मगर गोली सिर्फ उसके कंधे में लगती है। तब लिनेट उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि मैं कौन और मैं क्या करता था। इसी बीच हम उसके हाथों पर टैटू देखते हैं, जिसे देख करके हमें समझ में आता है कि लिनेट पहले एक गैंगस्टर था, वो भी बहुत बड़ा। वो लोगों को मारने में दोबारा कभी भी नहीं सोचता था, लेकिन थोड़े समय के बाद वो लंदन आ गया सारे काम को छोड़ करके अपने परिवार के साथ समय बिताने की। लेकिन उसके बॉस को ये बात पता लग गई, तब उसने उसके बीबी और बच्चे को मरवा दिया। लिनेट दोबारा उस जिंदगी में वापसी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था। तब वो आ गया शिकागो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन नई शुरुआत के लिए उसे फ्रांसिस को मारना पड़ेगा। ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और लिनेट बड़ी ही आसानी से मार गिराता है फ्रांसिस को, उसे मारता है और बाहर आते समय पूरी की पूरी दुकान को आग लगा देता है ताकि सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।